जय हिंद दोस्तों। आज विश्व भर में कई सारे ऐसे देश हैं जो टेक्नोलॉजिकली बहुत ज़्यादा एडवांस है, इंफ्रास्ट्रक्चरली बहुत ज़्यादा डेवलप्ड है और इंडिया से हर मायनों में काफ़ी बेटर हैं। तो क्या ऐसे रीजंस रहे हैं जिसकी वजह से आज हमारे भारत देश के अंदर टेक्नोलॉजी इतनी ज़्यादा नहीं है? टेक्नोलॉजी के मामले में हमारे भारत देश का रैंक 60th है, 60वां रैंक। कोई मायने रखता है 60वां रैंक? विश्व स्तर के लेवल पर अगर भारत की रैंक 60th है, इसका मतलब आप समझ सकते हैं कि टेक्नोलॉजी में हम कहाँ खड़े हैं। क्यों हमारे देश में इतनी ज़्यादा बेरोजगारी है, क्यों हमारे देश में इतनी ज़्यादा महंगाई है, इन सभी सवालों के जवाब आज के इस वीडियो में हम जानने की कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरुआत से शुरू करते हैं। 1947 में देश आज़ाद हुआ। आज़ादी के बाद देश में बहुत सारे सत्ता परिवर्तन हुए, कई नेता आए, कई नेता गए। हमारे देश के अंदर बहुत सारी चीज़ें बनी भी, कुछ ब्रिजेस बने, कुछ स्कूल्स बने, कुछ कॉलेजेस बने, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट तो काफ़ी अच्छे बने। उसके बाद में हमारे देश ने टेक्नोलॉजी में भी थोड़ी बहुत तरक्की की। लेकिन उसके बाद आता है साल 2014। तारीख थी 12 फरवरी 2014। अरे एक बार ये जो चोर लुटेरों के पैसे विदेशी बैंकों में जमा है ना, उतने भी हम रुपये ले आए ना, तो भी हिंदुस्तान के एक एक गरीब आदमी को मुफ्त में 15-20 लाख रुपए यूं ही मिल जाएगा। कितने रुपये? और सिर्फ उन्होंने यही वादा नहीं किया, इसके साथ उन्होंने और भी कई सारे वादे किए। यूथ को 2 करोड़ जॉब देने का वादा किया, भ्रष्टाचार मुक्त भारत बनाने का वादा किया और भी इतने सारे वादे किए जिसके कारण देश की जनता ने उन्हें चुनकर प्रधानमंत्री पद पर बिठाया। 2014 लोकसभा इलेक्शन में बीजेपी ने 543 में से 282 सीट इंडिपेंडेंटली लाके खुद की सरकार बनाई। फाइनली डेट आई 26 मई 2014, जिस दिन प्रधानमंत्री मोदी जी ने प्रधानमंत्री पद की शपथ ली और देश के प्रधानमंत्री बन गए। उनके साथ जुड़ी हुई थी देश के करोड़ों युवाओं के सपने, देश के करोड़ों लोगों की उम्मीदें। फरवरी 6, 2015 एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डेट। इस दिन अमित शाह एक चैनल को इंटरव्यू देते हुए कहते हैं, भाषण में प्रधानमंत्री ने बात कही, उसको वो बार बार दोहरा रहे हैं कि 15 लाख रुपए अकाउंट में क्यों नहीं आ रहे। देखिए, ये जुमला है, ये भाषण देने का एक तरीका है, एक जुमला है। जब आप किसी चीज को पूरा नहीं कर सकते ना, तो जनता को झूठा आश्वासन देने का आपको कोई अधिकार नहीं बनता। जनता आपको चुनती है ताकि आप अपने किए गए वादों पे खरा उतर सके। जनता आपको इसलिए नहीं चुनती है कि आप उन्हीं को दिखाए गए सपने उनसे छीन ले। 8 नवंबर 2016। We have decided that the 500 rupee and 1000 rupee currency notes presently in use will no longer be legal tender from midnight to night. नरेंद्र मोदी ने अपना मास्टर स्ट्रोक खेला, डिमोनेटाइजेशन, और यहाँ पे भी देश की जनता ने उनका सपोर्ट किया ताकि ब्लैक मनी वापस आ सके। बट अनफॉर्चुनेटली डिमोनेटाइजेशन भी कोई खासा सक्सेस नहीं रहा। 99.30% डिमोनेटाइज्ड जो करेंसी थी वो रिटर्न सिस्टम में आ गई। इसका मतलब सिर्फ 0.7% करेंसी ऐसी थी जो सिस्टम से बाहर रही। तो फिर ब्लैक मनी कहाँ गया? इकोनॉमिक टाइम्स की आप रिपोर्ट देख सकते हैं यहाँ पे। जब आपने ऑलमोस्ट सारा पैसा रिकवर कर लिया तो फिर ब्लैक मनी कहाँ गया? आप उस समय भी जनता की उम्मीदों पर खरा नहीं उतरे। आप कहते हैं कि हम धर्म के नाम पे राजनीति नहीं करते, हम जवानों के नाम पे कभी वोट नहीं मांग सकते। दोस्तों, आप सोच कर देखिए जरा कि कोई शहीद जवान हो जाए, आप उन शहीदों के नाम पे वोट मांग रहे हैं, मतलब इनडायरेक्टली आप उसको भी एक पॉलिटिकल मुद्दा बना रहे हैं। तो क्या ये सही है? लेकिन हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने क्या किया? क्या आपका पहला वोट पाकिस्तान के बालाकोट में एयर स्ट्राइक करने वाले वीर जवानों के नाम समर्पित हो सकता है क्या? कि आपका पहला वोट पुलवामा में जो वीर शहीद हुए, उन वीर शहीदों के नाम आपका वोट समर्पित हो सकता है क्या? प्रधानमंत्री जी, कम से कम देश के जवानों को तो अपने पॉलिटिक्स का हिस्सा नहीं बनाया होता आपने। अब आप फोर्ब्स की ये रिपोर्ट देखिए,
पिछले 10 सालों में 2024 में आज जून के टाइम का ये लेटेस्ट आंकड़ा है। जून में अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो इंडिया में है वो 9.2 है। आप कंपेयर कर सकते हैं, ये चार्ट देखिए, आप कंपेयर कर सकते हैं बाकी सालों से आप कंपेयर करके देखिए। अपने रैली के दौरान कभी आपको अजान की आवाज सुनाई देती है तो आप रुक जाते हैं। हिंदुस्तान का अगर भला करना है, मैं साफ इस बात को समझता हूं, और वहीं दूसरी ओर मुसलमानों को लेकर आप ऐसी बात करते हैं। और पहले जब उनकी सरकार थी उन्होंने कहा था कि देश की संपत्ति पर पहला अधिकार मुसलमानों का है। इसका मतलब ये संपत्ति इकट्ठी करके किसको बांटेंगे? जिनके ज्यादा बच्चे हैं उनको बांटेंगे, घुसपैठियों को बांटेंगे। प्रधानमंत्री जी, इस देश के अंदर ना कोई सिख, कोई ईसाई, कोई हिंदू, कोई मुसलमान एक दूसरे से नफरत नहीं करता। सभी आपस में मिलजुल कर रहते हैं। लोकतांत्रिक देश है, यहाँ लोगों का हक बनता है। वो सरकार से प्रश्न कर सकते हैं, हिंदू सरकार से प्रश्न कर सकता है, मुस्लिम सरकार से प्रश्न कर सकता है। क्यों? क्योंकि सबका देश इक्वल है। जितना हिंदू का देश है उतना मुस्लिम का देश है, जितना मुस्लिम का उतना सिख का है, जितना सिख का उतना क्रिश्चियन का है, उतना भारत देश में सभी धर्म समान है। आपने राम मंदिर बनवाया, बहुत बढ़िया काम किया, देश के तमाम हिंदू आपके साथ थे। आपने ये भी कहा था कि आप राम मंदिर को कभी भी पॉलिटिकल मुद्दा नहीं बनने देंगे, लेकिन आपने क्या किया? मोदी को 400 सीटें चाहिए ताकि कांग्रेस अयोध्या में राम मंदिर पर बाबरी ताला ना लगा दे। आप 400 पार के नारे लगाते रह गए और देश की जनता ने आपको 240 सीटों पर लाकर पटक दिया। आज आपकी सरकार नीतीश नायडू के भरोसे चल रही है। दोस्तों, आप मुझे एक बात बताइए, पिछले 10 सालों में नरेंद्र मोदी जी ने कितने प्रेस कॉन्फ्रेंस किए हैं? अनस्क्रिप्टेड तो छोड़ो, मेरे नज़र में तो एक आधा स्क्रिप्टेड प्रेस कॉन्फ्रेंस भी नरेंद्र मोदी जी ने नहीं किया है। और जब कभी ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं तो वही सत्ता के चाटुकार पत्रकारों के साथ ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। राहुल ने सर जो ये अमीरी गरीबी की बात की, कौन राहुल? अरे मोदी जी, वही राहुल जिसने आपकी पूरे पार्टी की रातों की नींद उड़ा दी, वही राहुल जिसके आते ही आप सदन छोड़कर चले जाते हैं, वही राहुल जिनके सवालों के जवाब आपके पास नहीं होते हैं और ना आपके पार्टी के किसी प्रवक्ता के पास इनके जवाब होते हैं। इनसे हम कोई भी सवाल करें तो ये बातों को घुमाने फिराने लगते हैं। कभी इन्होंने सही जवाब दिया नहीं है। किसी से कुछ पूछ लो तो धर्म की राजनीति करने लग जाता है, किसी से पूछ लो कुछ तो हिंदू मुस्लिम करने लग जाता है। केवल थाली बजा लेने से देश की तरक्की नहीं होती, उसके लिए काम करना पड़ता है। बीजेपी तो क्या मस्त काम करती है। उन्होंने कहा था करप्शन हटाएंगे और आज सबसे ज्यादा करप्टेड लोग जो है बीजेपी के अंदर है। किसी भी पार्टी का कोई भी करप्टेड नेता हो, अगर वो बीजेपी ज्वाइन कर लेता है, उसके अगेंस्ट जितने भी केसेस हो, ईडी के, सीबीआई के, वो सब हट जाते हैं, उसको क्लीन चिट मिल जाता है। मतलब क्या हो रहा है आज हमारे देश की राजनीति को, हो क्या गया है? आप तो बस ये चाहते हैं कि जो अभी कंटेंट क्रिएटर्स है, जैसे ध्रुव राठी हो गए, देशभक्त बनर्जी हो गए, पुण्य प्रसून वाजपेयी हो गए, रविश कुमार जी हो गए, अभिषार शर्मा हो गए, इन सभी को भी आप ठंडे बस्ते में डालना चाहते हैं। आप यही चाहते हैं कि आपके खिलाफ कभी कोई आवाज ना उठाए, जो बोले आपके फेवर में बोले। तो ऐसा तो नहीं होता ना। लोकतांत्रिक देश के अंदर सभी के पास हक होता है, वो सरकार से प्रश्न कर सकते हैं। अब हर कोई तो आपकी चाटुकारिता नहीं कर सकता ना, क्योंकि बहुत से ऐसे लोग हैं जिनको देश की परवाह है, जो चाहते हैं कि देश तरक्की की ओर बढ़े, और आप ऐसा चाहते हैं कि आप उन लोगों की आवाज को भी दबा दें। तो ये तानाशाही सोच नहीं तो और क्या है। दोस्तों, ऐसे ही सोशियो इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, एजुकेशनल, मोटिवेशनल वीडियोस मैं आप सभी के लिए लाता रहूँगा। बस मैं ये चाहता हूँ कि आप लोग मुझे सपोर्ट करें। जय हिंद।